तो सेट 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 5 सेट सोल्व कर लिए थे, ठीक है? और आज हम देखते हैं 6वां सेट। करें स्टार्ट? अच्छा, एक बात बता देता हूँ, जिन भी क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है वो क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड से हट चुके हैं। ठीक है जी? चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो नहीं करना, स्टार लगा इस पे। सेकंड क्वेश्चन जो है इस पे भी स्टार लगा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, ये पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेना पहले, और उसको पहले आप खुद ब खुद सोल्व करना, है ना? जिसमें डाउट आए उसको देख लेना, ठीक है? बोला है कि अगर टेंजेंट ए बराबर है 4/3 के, तो कोस ए का मान ज्ञात करो। टेंजेंट ए का मान दे रखा है, कोस ए का मान पूछा है। कैसे ज्ञात करेंगे देखो। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद हो तो आपको, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए। इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए का, इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से क्या होगा, हमारा सीकेंट आ जाएगा। सीकेंट का उल्टा करते ही कोस आ जाएगा। सीकेंट का उल्टा क्या होता है? कोस होता है। तो ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट ए कितना है 4/3, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बराबर आ गया सीकेंट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम आ गया जी 9। यहाँ पे हो गया 9 एकम 9 प्लस 16 बराबर हो गया सीकेंट स्क्वायर ए के। 9 और 16 होता है 25, 25/9 बराबर सीकेंट स्क्वायर ए। तो सीकेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई? अगर आप इसके यहाँ पे, तो सीकेंट स्क्वायर ए है ना, सीकेंट ए क्या हो जाएगा? इसका रूट 25 का रूट 5, 9 का रूट 3 बराबर सीकेंट ए। ये तो सीकेंट की वैल्यू आ गई। हमें निकालनी है कोस की वैल्यू। इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 3/5, और यहाँ पे इसका उल्टा करोगे तो सीकेंट ए का उल्टा होता है कोस ए। कोस ए की वैल्यू आ गई 3/5। बात समझ में आ गई? यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है जी। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, घ भाग इसका। ये दे रखा है, बोला कि दिए गए चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। ये चित्र दे रखा है आपको, इस P के निर्देशांक बताने हैं। बहुत ही सिंपल है। x की वैल्यू क्या है? -3, और y की वैल्यू क्या है? 2। तो इसके निर्देशांक होंगे -3, 2। अब कई कहेंगे सर यहाँ पे तो 3 लिखा है। और ध्यान से देखो ना, ओ के लेफ्ट साइड में तुम जा रहे हो, अगर राइट साइड में लिखा होता तब 3 होता। यहाँ पे जानबूझ के इन्होंने 3 लिखा है। असल में इसके निर्देशांक तो -3, -2 ही हैं। समझ रहे हो? तो ये इसका ऑप्शन होगा। मान लो कि ये ऐसे देता 1 2 3, है ना? तो फिर यहाँ पे, अगर यहाँ पे पूछता तो 3, 2 कह सकते थे, क्योंकि राइट साइड में आ गए तुम। बस समझ में आ गई? हाँ जी। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो आप। क्या बोल रखा है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया। ये चित्र है, इसमें BC के समांतर है ना PQ खींचा गया है। यदि PQ और BC का रेशो 1:3 है, PQ और BC का रेशो दे दिया, PQ और BC का रेशो दे दिया 1:3। अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, ऐसे। तो AP और PB का रेशो बताओ, AP और PB का रेशो बताओ। अब किस तरीके से बताएंगे वो समझो। तो एक काम करते हैं, इस लाइन का और इस लाइन का रेशो दे रखा है ना। एक तो मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, छोटी वाली। कौन सी ट्रायंगल लिया मैंने? छोटी वाली ट्रायंगल APQ। और एक ले लूँगा बड़ी वाली ट्रायंगल ABC। ये छोटी वाली ट्रायंगल इस बड़ी वाली ट्रायंगल के समरूप है। कैसे है भाई? ये रेखा इस रेखा के समांतर दे रखी है, इसका मतलब ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। संगत कोण बराबर होते हैं। ऐसे ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण बराबर होते हैं। यानी इस छोटी त्रिभुज के 2 कोण, इस छोटी त्रिभुज के 2 कोण इस बड़ी त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर आगे। आगे कि नहीं आगे? आगे ना। इस छोटी त्रिभुज के 2 कोण इस बड़ी त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर आगे कि नहीं आगे? आगे।
तो इसका मतलब एंगल एंगल समरूपता कसौटी से एंगल 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 समरूपता कसौटी से मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ए पी क्या समरूप है त्रिभुज ए बी सी से। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं है ना, उसका रेशो बराबर होता है। यानी ए पी और ए बी का जो रेशो है, ए पी और ए बी का जो रेशो है ये बराबर होगा किसके, पी क्यू और बी सी के रेशो के, पी क्यू और बी सी के रेशो के। और ये बराबर होगा किसके, ए क्यू और ए सी के रेशो के, ए क्यू और ए सी के रेशो के। बता रखिए बात, ठीक है। अच्छा, ए पी ए बी हमें क्या निकालना है, ए पी निकालना है ना, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको तो लेता हूँ क्योंकि मुझे निकालना है ना। तो ए पी बटा ए बी लिख दिया मैंने। पी क्या दे रखा है, दे रखा है पी क्या बटा बी सी दे रखा है, पी क्या और बी सी का रेशो दे रखा है ना कितना, 1:3। तो पी क्या बटा बी सी की जगह लिख दूंगा मैं 1/3, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमें ए पी और पी बी का अनुपात निकालना है ना। हमारा आया है ए पी और ए बी का अनुपात। एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3AP बराबर ए बी, ठीक है। 3AP बराबर ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ये जो पूरी ए बी है इसको अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ ए पी प्लस पी बी, कोई गलत तो नहीं लिखा, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए पी को ले इस तरफ, तो हो जाएगा 3AP माइनस ए पी बराबर पी बी, ठीक है। 3AP में तो ए पी गया तो 2AP बच गया, बराबर क्या है पी बी, ठीक। अच्छा, अब मुझे रेशो किसका निकालना है, ए पी और पी बी का ना, यानी मुझे ए पी बटा पी बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पी बी को मैं नीचे ले आता हूँ, समझ गए। जैसे यहाँ पे एक काम कर लो या फिर आप ऐसे समझ लो, दोनों तरफ मैंने पी बी से भाग दे दिया, तो हो गया 2AP बाई पी बी, और यहाँ पे हो गया 1, ऐसे समझ लो चाहे, या फिर आप नीचे ले आए यहाँ पे 1 बच गया, वैसे समझ लो। 2 ऊपर था, इसको नीचे ले जाओ, तो हो जाएगा ए पी बटा पी बी बराबर 1/2। ये रेशो आपको निकल के आया। समझाता हूँ, आराम से समझते हैं। देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई थी कि भाई दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों समरूप है तो रेशो बराबर होगा। रेशो बराबर होगा तो हमने इसको ले लिया एक तो, और इसको ले लिया, इसकी वैल्यू दे रखी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको थोड़ा सा सोल्व किया, है ना, क्योंकि ये रेशो आ रहा था ए पी और ए बी का, हमें रेशो निकालना था ए पी और पी बी का, तो इसलिए हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा सोल्व किया, ए बी को पी बी के अंदर बदलने की कोशिश करी, है ना, बदलते गए और लास्ट में हमारा रेशो आ गया 1:2। मतलब ए पी और पी बी का रेशो कितना होगा, 1:2 होगा। बस समझा कि पिछली बार जब मैंने कराया था ना ये क्वेश्चन आ लिया आपने पहले, तो उस टाइम मैंने मेथड लेंथी ले लिया था, पता नहीं था ना इस चीज़ का। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बहुपद का है, ना ही दूसरे का पहला आएगा, दूसरे का दूसरा देखो। क्या बोल रखा है कि भाई दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करो। मतलब समझो, पहले इसका मतलब समझते हैं, उसके बाद फिर आप ये फॉर्मूला भी देखेंगे। दो समरूप त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज मान लो, एक ये त्रिभुज मान लो, दोनों समरूप हैं, दोनों क्या हैं समरूप। अच्छा, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा, अब हमने पढ़ा क्या था कि भाई दो समरूप त्रिभुज हैं, मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है पी क्यू और आर। अगर मुझे ये दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो इनके एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इनके क्षेत्रफलों का रेशो बराबर होता है किसके, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, यानी ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था, है ना। ठीक है, अब हमें दे रखा है 3 यहाँ पर है ना, क्या है, एक प्रकार से इसकी ऊंचाई है। हमें ना तो ए बी पता, ना पी क्यू पता, ना बी सी पता, ना क्यू आर पता, ना ए सी पता, ना पी आर पता। हाँ, लेकिन हमें इनकी ऊंचाइयाँ पता है, इनकी ऊंचाइयाँ पता है, ठीक है। अब एक बात आपको बताते हैं
कि जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, उनके एरिया का रेशो इसके तो बराबर होता ही होता है, इसके तो बराबर होता ही होता है, साथ में वो इसकी ऊंचाई के रेशो का भी बराबर होता है। मान लो ये सी डी है और ये आर एम है, तो सी डी और आर एम के रेशो के बराबर भी होगा। अब ये क्यों होगा, इसका रीजन समझते हैं। ठीक है, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है कि इसके बराबर होगा, रीजन लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं कि ताकि पता चल जाए कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल दे रखी हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी ऊंचाइयों के रेशो के बराबर क्यों होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, ऊंचाई है तो यानी कि ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल भी 90 का होगा, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज अपनी क्या हो गई, समरूप होगी, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि BC और क्यूआर का जो रेशो है ये बराबर होगा CD और RM के रेशो के। BC और क्यूआर का रेशो CD और RM के रेशो के बराबर होगा। जब मैं उसको यहाँ पे रखूंगा तो BC और क्यूआर का रेशो बराबर होगा CD और RM के रेशो के। इसलिए ये जो रेशो है ना, ये जो रेशो है, इन साइड्स का जो रेशो है इन ऊंचाई के रेशो के बराबर होता है। समझ में आई, है ना। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी अभी मैंने समझाया इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने क्वेश्चन कराया नहीं, अभी तो मैं रीजन बता रहा हूँ कि भाई अगर दो ट्रायंगल समरूप दे रखी हैं तो उनके एरिया का रेशो ऊंचाइयों के रेशो के भी बराबर होता है, ऊंचाइयों के रेशो के स्क्वायर के भी बराबर होता है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, वो देख लो बस आप। देखो, आप सिंपल लिखना कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समझाते हैं, बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि भाई मान लो दो ट्रायंगल हैं, तो इन अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप दे रखे हैं तो इनके एरिया का रेशो जो है, इनकी जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई थी CD और RM जो हमने मानी थी, ये जो ऊंचाई है इसके अनुपात के, इसके रेशो के स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो वही बात मैंने हिंदी में लिख दी बस। ठीक है, तो बस अब लिख दो अतः हमें क्या बताना था, क्षेत्रफलों में अनुपात ना, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये बराबर हो जाएगा किसके, इनकी जो ऊंचाई है, इनकी ऊंचाई कितनी है 3 और 4। ठीक है, तो 3/4 अनुपात लिख दिया, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात लिख दिया। अब इसका कर दो वर्ग, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 9/16। बात समझ में आ गई, अगले पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन हमें करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं हम वैसे। देखो जी, क्या क्या रखा है कि यदि साइन 3a बराबर है कोस a माइनस 26 डिग्री के, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताओ। हमें दे रखा है साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 के। साइन 3a को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 3a बराबर कोस a माइनस 26 के। अब 90 माइनस 3a क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन a बराबर होता है कोस 90 माइनस a के। अगर पूरे साल पढ़े हो तो आपको ये फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, अब साइन a अगर बराबर है कोस 90 माइनस a के, तो अगर मैं यहाँ पे a की जगह 3a लिख दूँ, a की जगह क्या लिख दूँ 3a लिख दूँ, तो यहाँ पर भी 3a हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं साइन 3a को कोस 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ, ये बराबर है ना, इसका मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको इसमें चेंज कर दिया।
अब यहाँ पे देखो कोस 90 माइनस 3 है, कोस ए माइनस 26, यहाँ पे भी कोस है, यहाँ पे भी कोस है। अब ये वाला जो एंगल है इस हिसाब से इस एंगल के बराबर होना चाहिए। तो लिख देते हैं कि भाई 90 माइनस 3a बराबर हो गया a माइनस 26 के। ये वाला सिंबल लगा देना, ये सिंबल होता है दिस इम्प्लाइज का। ये सिंबल कब लगाते हैं ये आपको 11th में पता चलेगा, वैसे तो अभी ज़्यादातर तो अब ये सिंबल लगा देना, है ना। नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा मत समझ, नंबर नंबर नहीं कटेंगे। अच्छा अब इस ए को ले आता हूँ यहाँ पे, 90 को भेज देता हूँ वहाँ पे, तो क्या माइनस का 3a माइनस का a बराबर माइनस का 26 माइनस का 90। ये हो गया माइनस का 4a बराबर माइनस का 26 माइनस का 90 माइनस का 116 हो गया। हाँ माइनस से माइनस कट गया और a की वैल्यू आ गई आपकी 116 बटे में 4, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 दिमा 36, a की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, 2 मिनट रुकिए। हाँ जी, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। हाँ जी देखो, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का म स ज्ञात कीजिए और उनका ल स ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है ना, कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, नाम ही अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लो और दूसरा कौन सा है 404 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। ये गया 2 पे, 2 चौका 8, 2 अट्ठा 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे इसको घटाओ, 2 दूनी 4 0 2, फिर 2 1 0 1, ठीक है। अब 101 किस पे जाएगा? 101 पे जाता होगा, और तो किसी पे जाता ही नहीं है जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो 96 को आप क्या लिख सकते हैं? 96 को लिख सकते हैं आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 और 2 5, 3 और 2 5, हाँ ठीक है। और 404 को 404 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101, 101 तो 101 101 तो 101 पे ही जाता है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब निकालना हमें HCF। HCF क्या होता है? म से मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, तो जो कॉमन है तो उसको एक बार लिख दो, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, यानी HCF हो गया 4। एलसीएम निकालना, अब एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, 2 गुणा 2, और जो बच गया उसको भी लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 101। इनकी कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, इनकी अपने आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर लेता हूँ क्या आंसर है। ठीक ही पाएगा अपना, कर लेना, ठीक है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। दो अंकों से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? ये आपका स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, ये अपना उस चैप्टर से रिलेटेड है, 5वें चैप्टर से, है ना। 5वां चैप्टर आपका हट चुका है, स्टार लगा लेना इस पे। चलो जी अगले पे आओ फिर, इनका मिस्टेक हो जाती है ना इनसे भी, तो ये क्वेश्चन जी, क्या बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। मतलब समझिए आप, ये आपको परिमेय संख्या दे रखी है 637 बटे में 7280, आपको बताना है कि भैया इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। कैसे बताते हैं? फैक्टर कर लो, 637 के टुकड़े करोगे तो 637 तो अभाज्य गुणनखंड खुद है ही,
तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। 637 का 637 आ गया। 7280 के फैक्टर कर लो, 7280 के क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 चुका 8, 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 2 दूनी 4, 0, 2 निमे 18, 2 एकम 2, 0, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, फिर 5 पे जाएगा, 5 निम 45, 5 एकम 5, फिर जाएगा 7 पे, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो इसको मिल सकता हूँ 2 की पावर कितनी, 4 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 13। अब मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी परिमेय संख्या के हर, अगर आपने कोई परिमेय संख्या है उसके हर के टुकड़े करें और उसका जो टुकड़ा करने पर आपको या तो सिर्फ 2 मिल जाए, या सिर्फ 2 मिल जाए, या सिर्फ 5 मिल जाए, या फिर 2 और 5 दोनों मिल जाए। अगर इनके अलावा कुछ भी हो गया, जैसे 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया, 7 और 13 आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो वो परिमेय संख्या का 10वां प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये बात हमने पढ़ी थी। तो मैं कह दूंगा कि इस परिमेय संख्या का हर, इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है ना। इस तरीके से लिखते हैं, के रूप का नहीं है, ठीक है। अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे करना है। अब आओ जी अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में आंकड़ों का माध्य 21.5 है, के का मान ज्ञात करो। माध्य आपको दे दिया, आपको के का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखो, ये आपको दे रखा है x और ये आपको दे रखा है f, ठीक है। अच्छा, अगर ग्रुप डाटा होता तब तो फॉर्मूला लगता है ना। तो कैसे करेंगे देखो जी, माध्य क्या होगा माध्य बराबर दे रखा आपको 21.5 ना, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो डाटा है ये आपका अनग्रुप डाटा है, ध्यान समझिए, अनग्रुप डाटा है। यहाँ पे अगर 5 से 10, 15 से 20 ऐसा कुछ लिखा होता ना, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तब तो हम फॉर्मूला लगाते, प्रत्यक्ष विधि लगाते, सिग्मा ऑफ एफ वाई एक्स है, ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इस टाइप के डाटा में क्या होता है कि आप इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो एक्स आई है और एफ आई है इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या तो फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, 2 मिनट रुको, ठीक है। वैसे टेबल बना के कर लो, क्योंकि तुम्हारे 10वीं क्लास में टेबल बना के करवाया गया ना, तो तुम्हें एक्सरसाइज दे ही दिया पहले से, ठीक है। ऐसे टेबल ही बना लो, ठीक रहेगा। ये हो गया तुम्हारा एक्स आई, ये हो गया तुम्हारा एफ आई, ठीक है। ये दे रखा है 5, 15, 25, 35, 45। ये दे रखा है 6, 4, 3 के और 2। अब हम क्या करते थे माध्य निकालने के लिए, एफ आई एक्स आई की गुणा, एफ आई एक्स आई की गुणा। तो 6 पंजा 30, 15 चौका 45, 15 चौका 60, 25 दिया 75, 35 की के से गुणा किया 35 के, 45 दूनी 90, है ना। अब हमारे माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता था सिग्मा ऑफ एफ वाई एक्स आई। क्या होता था भैया, ये होता था सिग्मा ऑफ एफ वाई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ वाई। तो माध्य तो मैं दे रखा है कितना, 21.5, तो माध्य की जगह रख दूंगा मैं 21.5 बराबर सिग्मा ऑफ एफ वाई एक्स आई। एफ वाई एक्स आई का कर लो जोड़, इसका जोड़ कर लो। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसके साथ के लगाए ना, इसको लास्ट में ऐसा ऐसा इसके साथ में मत जोड़ देना,
ठीक है, इसको लास्ट में जोड़ते हैं। लास्ट में कैसे, देखो, तो ये हो जाएगा 30 + 60 90, 90 90 75, 90 70 हो गया अपना 160, 165 हो गया। 165 में 90 जोड़ लो, 255 हो गया। तो इसका जोड़ हो गया 255 प्लस में 35 के, ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे ही FI को जोड़ लो, है ना, FI का जोड़ करना है। तो 4 4 10 और 3 13, 13 और 2 15 हो गया, 15 प्लस के, इस तरीके से लिख दो। 255 प्लस 3 35 के बटे में 15 प्लस के, ऐसे। अब ये भाग में है ना, इसको इस तरफ ले जाओ, गुणा में हो जाएगा 21.5 गुणा में 15। नहीं तो कुछ कॉमन भी आ सकता था क्या, नहीं, नहीं आता। कॉमन आ जाता लेकिन कटता नहीं कुछ, मैं सोचा कुछ कट जाता लेकिन कटता नहीं। 15 प्लस के बराबर 255 प्लस 35 के, इसको सोल्व कर लो और यहाँ से तुम्हारी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक बार मैं जोड़ देख लेता हूँ कोई गलत ना हो। 90 और 70 160 हो गया ना। 165 हो गया, 165 और 100 265, 255 हो गया। ठीक है, ये तो ठीक है, करना पड़ेगा भैया, मल्टीप्लाई करो। 21.5 की 15 से करो, 21.5 की 15 से गुणा कर लो, 15 से कर लो जी गुणा। 5 5 25, 2 आंसर ऊपर, 5 कम 5 और 2 7, 5 दूनी 10, ये हो गया 215। ठीक है, 5 7 और 5 12, एक आंसर ऊपर, 2 3, 1 पॉइंट, ये हो गया जो तुम्हारा 322.5 प्लस में 21.5 के कैसे करो, 21.5 के यहाँ हो गया 255 प्लस में 35 के कोई इस तरफ ले आओ, अंक को उस तरफ ले जाओ, तो हो जाएगा 322.5 माइनस 255 बराबर 35 के माइनस 21.5 के। यहाँ तो बात समझ में आ गई। ठीक है, घटा लो भाई, 322.5 में से 255 घटा लो, 322.5 में से 255 घटा लो, तो 0.5, 2 में से 5 जाएगा नहीं, 12 में से 5 गया 7, 1 में से 5 जाएगा नहीं, 11 में से 5 गया 6, और 2 में से 2 0, 63.5 बच गया। और यहाँ पे हो जाएगा अपना 35 में से 35 के में से 21.5 घटाना है ना। अब देखो, के को भूल जाओ ना एक बारी, के को भूल जाओ, 35 में से 21.5 घटाना है, पॉइंट जो लगाना पड़ेगा तुम्हें। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, एक आंसर पीछे गया था ना, और 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 13.5। इसको भाग में ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका कटकोट का के 13 पंजे 65 होता है ना, 5 पे कटेगा फिर ये 13.5 पंजा 27.5 होता होगा। के की वैल्यू आ गई जी 5। बस में आ गई क्या। तो इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को करना था। देखो जी, अगला क्वेश्चन देखो अब आप। क्या बोल क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई, पहले भी आ लिया। एक घड़ी है, मान लो कि ये घड़ी है भाई, इसकी ये मिनट की सुई है, इसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 मिनट के बाद ये सुई अभी यहाँ है, 10 मिनट के बाद मान लो यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो 10 मिनट में इसने जितना एरिया कवर किया, पहले यहाँ पे थी और अब पहुँच गई यहाँ पे, तो एरिया कवर किया इसने इतना, इतना एरिया कवर किया ना,
तो आपको इस एरिया का एरिया निकालना है, जितना एरिया कवर किया वो बताना है कि यार वो कितना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो ये बन रहा है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लिख लिया करो। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है आपका थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। लिख लिया। अब तुम्हें यहाँ से पता चल गया कि यार एक तो मुझे थीटा चाहिए, मतलब मुझे कोण चाहिए कि यार यहाँ पे कोण कितना बन रहा है। उसके बाद त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या तो तुम्हारे पास है। बात रहेगी कोण की, कि ये एंगल कितना बन रहा है। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो ये एंगल कैसे निकालोगे? ये जो मिनट की सुई है 10 मिनट घूमी है यहाँ थी पहले, और 10 मिनट के बाद यहाँ पहुँच गई, यानी कि आपको 10 मिनट का एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे सोचते हैं इसके बारे में। देखो ये मिनट की सुई अगर 60 मिनट तक घूम जाती तो 360 का चक्कर लगा लेती ना। अगर यहाँ पे है 60 मिनट तक ऐसे घूमती रहती वापस यहीं पे पहुंच जाती। यानी ये मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर मारती है। क्या बोला मैंने? मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर मार देती है ना। लिख देते हैं 60 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण 60 मिनट में कितना का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। ये बात मैंने बोली, ठीक है। तो मैं कहूँ कि 1 मिनट में बताओ 1 मिनट में कितना कोण बनाया, तो तुम कह दोगे सर 360 डिग्री बटे में 60, इतने का कोण बनाया। अब ये हम पूछ ले कि यार 10 मिनट में बताओ कि 10 मिनट में कितने का कोण बनाया, तो हो जाएगा 360 डिग्री बटे में 60 गुणा में 10। जैसे जो कट गई ये कट गया, उसको 36 60, हाँ 60 पे कटा गया। गलत तो नहीं कट यहाँ? नहीं नहीं 60 पे नहीं कटेगा, 2 मिनट को, हाँ 60 पे होगा। 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएंगे ना, और 10 20 30 कुछ, हाँ ठीक है 60 डिग्री का कोण बन गया, कट कर 60 ही आएगा। यानी कि यहाँ पे जो कोण बना रखा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का। अब वैल्यू रख दो बस, थीटा की वैल्यू हो गई 60 बटा 360 गुणा में पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोल रहा है, गुणा में त्रिज्या कितनी है 14 इंटू 14, कुछ 36 है ना, 2 तिया 6, 2 सत्ता 14। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा, आंसर पॉइंटों में आ रहा है। कैसा आ रहा है देखें। हाँ 102.57 पॉइंटों में आ रहा है, मल्टीप्लाई करो फिर आएगा पॉइंटों में अपना भी। तो 3 से बाद में काट लूँगा लास्ट में। 14 सत्ता कितना होता है? 14 गुणा 7, 7 चौका 28, 2 आंसर ऊपर, 7 एकम 7 और 2 9, 98। 98 की 3.14 से कर लो, 98 की गुणा 8 चुका 8 16 23 24 32, 3 आंसर ऊपर, 8 एकम 8 और 3 11, 1 आंसर ऊपर, 8 3 24 1 25, 4 निमा 36, 3 आंसर ऊपर, 9 एकम 9 और 3 12, 1 आंसर ऊपर, 9 तिया 27 और 1 28, 2 7 7 9 नहीं 9 नहीं 10, 1 आंसर ऊपर 3, देख लेना गलती हो जाती है मुझसे कई बारी। तो ये हो गया अपना 305.72, 307.72 बटे में है 3, भाग कर लो, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 1 इस पे चल गया, 3 पंजे 15, फिर 2 इस पे चल गया, 3 सत्ता 21, ऐसे चलता रहता है। यह भाग करने पे कितना है 102.57, ये चलता रहता है आगे, लेकिन चलो इतना कर दिया अपने ने। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्या है सेंटीमीटर है मीटर है? सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया उसने कवर किया। बात समझ में आ गई? ठीक है, कर लेंगे ना, चलो जी सही है। अब आओ अगले क्वेश्चन पे। 5वें का पहला क्वेश्चन तो करना नहीं है ना, दूसरा करते हैं। ये क्वेश्चन भी कल आया था रकम बदल के। क्या बोल रखा है कि भाई 2 घन हैं, प्रत्येक का आयतन है 64 घन सेमी, मतलब 2 घन बना लेते हैं। ये हमने 2 ऐसे घन बना लिए। ठीक है, एक ये हो गया, और एक इसकी डिटो कॉपी बना लेते हैं। लो जी 2 घन बना लिए।
बोल रहा है कि इन दोनों घन जो है ना, इनमें से प्रत्येक का आयतन है 64 घन सेमी। मतलब इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का मतलब क्यूब होता है ना। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके समलग्न फलकों को मिलाकर के घनाभ बना दिया। मैंने इसके फलकों को ऐसे पकड़ा, ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, जोड़ करके एक घनाभ बना दिया। जोड़ने के बाद जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा ना, ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, घनाभ बन जाएगा ना, समझ रहे हो? ये क्या बन जाएगा अपना घनाभ, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है ना। जब आप दो घनों को जोड़ देंगे, इन दोनों घनों का अपन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। इनको अब अलग अलग कर देता हूँ थोड़ा सा, हो जाए तो मुझसे चिपक के ना बिल्कुल। चलो कुछ तो हुए 2 मिनट का। दो घन थे, दोनों घनों को जोड़ा तो ऐसा ऐसा घनाभ बन गया। कहने का मतलब ये था, आपको इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, इसको पहले लिख दो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना मुझे। पहले इसका फॉर्मूला लिख दो। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कहाँ से निकालेंगे? इस डिटेल से निकालेंगे। हमें क्या दे रखा है? घन का आयतन ना, तो इसकी मदद से मैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालूंगा। कैसे? हमें दे रखा है घन का आयतन। घन का आयतन कितना दे रखा है? ये दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है A क्यूब, भुजा का क्यूब कह लो चाहे। ये बराबर दे रखा है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो इस क्यूब से ये क्यूब काट देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। दिक्कत गलती क्या है कि भाई ये जो क्यूब है ना सिर्फ सेंटीमीटर के ऊपर है, इसके पूरे के ऊपर क्यूब लगा दो। समझ रहे हो? जैसे A क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब को ले सकते हो तुम 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ऐसे कर दो, ठीक है ना। अब बेशक तुम क्यूब से क्यूब काट दो, जैसे काट के दिखाना नहीं है, मतलब काट के दिखा दो तो कोई गलत नहीं मानेगा, नंबर नहीं काटेगा, लेकिन काट के मत दिखाना, ठीक है। बस ऐसा मान लेना कि कट गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि A की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि 4 चुके 16, 16 चुके 64 होता है, इसलिए। यानी इसकी जो भुजा है ना, ये जो भुजा है ये 4 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई भी 4 है, इसकी ऊंचाई भी 4 है। ऐसे ही ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, इसको पकड़ के ऐसे जोड़ दूंगा, जोड़ने पर क्या होगा? इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने इसको जोड़ा तो सिर्फ लंबाई लंबाई में फर्क पड़ा ना, है ना। यानी जब मैं इसको जोड़ करके घनाभ बनाऊंगा तो उसकी लंबाई 8 हो जाएगी, चौड़ाई 4 ही रहेगी और ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। लिख देते हैं घनाभ की लंबाई यानी L। घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 + 4, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गई। घनाभ की चौड़ाई यानी B, ये हो गई 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई यानी H, ये भी 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर रही। बात समझ में आ गया? अब वैल्यू रख दो बस। ये हो गया 2 × L और B की गुणा करो, तो 8 चौका 32, B और H की गुणा करो 4 चौका 16, H और L की गुणा करो 4 8 32। सोल्व कर लो। सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लगा देंगे ना, 2 32 और 32 64, 64 और 16 70 80 हो गया। 80 दूनी 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। बात समझ में आ गई? कर लेंगे, आंसर चेक करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? कोई फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन रह गया अपना 5वां कराने लग गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी करा देते हैं। मैं फोर्थ क्वेश्चन ध्यान ही नहीं गया। लो जी, फोर्थ करना था अपने को। चौथे का पहला देख लो, कोई बात नहीं। अब तो
क्या बोल के कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब समझो, एक धातु का गोला है ऐसे, इसको पिघला करके हमने एक बेलन के अंदर चेंज कर दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, बेलन थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ साफ साफ। ठीक है, अच्छा, बेलन की ऊंचाई बतानी है। कैसे बताएंगे? जब आप एक कोई वस्तु को दूसरी वस्तु में बदल देते हैं तो उसका आयतन सेम रहता है, ये बात हमने पढ़ी हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि गोले का जो आयतन है ये बराबर होगा बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई तो कट गया, यहाँ पर त्रिज्या अलग है, यहाँ पे त्रिज्या अलग है, तो R1 R2 नाम दे दिया। 4/3 गुणा इसकी त्रिज्या कितनी है 4.2, लिख देते हैं 4.2 गुणा में 4.2 गुणा में 4.2 बराबर, इसकी त्रिज्या पता है, हाँ 6 है, तो 6 गुणा में 6 गुणा में h। बस समझ में आ गई? चलो काट लो, 3 एकम 3, फिर 3 चौके 12, ये हो गया आपका 4 गुणा में 1.4 गुणा में 4.2 गुणा में 4.2। अब 6 गुणा 6 ऊपर है ना, इसको नीचे ले आओ, 6 गुणा 6 ऐसे कर दो, बराबर हो गया h। बस समझ में आ गई क्या? साफ लिख देते हैं, ऐसे अलग अलग लिख दो चाहे तुम ऐसे। बात समझ में आ गई अब? ठीक है, अब काट लो, यहाँ पे काटा पिटाई करनी पड़ेगी। 6 सत्ता 42 हो गया, और यहाँ पे भी 6 सत्ता 42 हो गया। अब इनकी कर लो मल्टीप्लाई, अपने आप मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी आ जाएगी हाइट, कर लीजिएगा अपने आप, आंसर तो दे रखा उसके अंदर है ना। अब डिटेल लिखनी है भैया, यहाँ पे आकृति बना लेना सेंटर में, डिटेल ऊपर लिख देते हैं। डिटेल में गोले की और बेलन की डिटेल लिखनी है। सबसे पहले लिख दो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जिसको हमने R1 मानना है। गोले की त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर है। फिर आप लिख दो बेलन की त्रिज्या जिसको हमने R2 मानना है, और ये कितनी है 6 सेंटीमीटर है। फिर लिख दो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जिसको हमने h माना है, ये कितना है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आइए अब अगले क्वेश्चन पे। बोला कि यार इसका विविक्तर ज्ञात करो, फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करो। चलिए करते हैं। विविक्तर मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी निकालना है। ये आपको दे रखा है 2x² - 4x + 3 बराबर 0। तो a कितना है इसके अंदर 2, b कितना है -4, और c कितना है 3। इसको c बोलते हैं, a b c। तो अब निकालना है विविक्तर, मैंने डी होता है b² - 4ac। तो b², b कितना है -4, इसका कर दो स्क्वायर, -4, a कितना है 2, c कितना है 3। -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, -4 दूनी 8, 8 या 24। तो इसका विविक्तर आ गया -8। 16 में से 24 का -8 आ गया। अब विविक्तर अगर 0 से छोटा आ जाए, माइनस के अंक सारे के सारे 0 से छोटे होते हैं, -8 भी 0 से छोटा है। तो अगर विविक्तर 0 से छोटा आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। लिख देते हैं यहाँ जो डी है, जो विविक्तर है वो 0 से छोटा है, अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, ऐसे तो करते थे।
कर लेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब आइए जी अगले क्वेश्चन पे। ग भाग इसका। अब इस भाग में हमें माध्यक निकालना है। निकाल देते हैं। कैसे निकालना है? यहाँ पे लिखा है 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, है ना। यानी कि ये जो आपको दे रखी है ना 4, 11, 13, ये एक प्रकार से आपको संचयी बारंबारता दे रखी है। क्यों संचयी बारंबारता दे रखी है? पहले तो बारंबारता दी होती थी। अरे भाई पहले बारंबारता दी होती थी तो यहाँ पे लिखा होता था प्रॉपरली 140 से 145 ऐसे, है ना। और वैसे भी खुद सोचो 140 से कम कितने हैं? 4। 145 से कम कितने हैं? 11। तो जो 145 से कम वाली लड़कियां, जो 11 लड़कियां हैं, इसके अंदर 4 जुड़ा हुआ होगा ना, समझ रहे हो। जो 145 से कम ऊंचाई वाली जो लड़कियां हैं उसके अंदर 140 से कम ऊंचाई वाली लड़कियां भी तो ऐड होंगी, यानी 11 में 4 जुड़ रहा है। तो संचयी बारंबारता आपको दे रखी है, ठीक है। तो अपने को टेबल वापस बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई क्या? अगले पेज पे करा देता हूँ, जगह बचेगी नहीं ना यहाँ पे। अगले पेज पे करा देते हैं, चलो देखो जी। तो टेबल बनानी पड़ेगी ना अपने को। टेबल बना लेते हैं पहले तो। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऊंचाई। जैसे इन्होंने ऊंचाई लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, सीधा तुम डायरेक्टली वर्ग अंतराल लिख सकते हो। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इन्होंने नहीं देखा लेकिन मेरा बनाना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा 140, 140 से कम का मतलब 140 से कम ही लिख दो, या 135 से 140 भी लिख सकते थे, वो तुम्हारी मर्जी थी। मैंने 140 से कम ही लिख दिया। 145 से कम को बदल देंगे अपन 140 से 145 में, ठीक है। फिर 145 से 150 में, फिर 150 से 155 में, है ना। 155 से 160 में, और 160 से 165 में, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें संचयी बारंबारता दे रखी है। ये क्या दे रखी है? संचयी बारंबारता लिख देते हैं, चलो कितनी है? 4, 11, 29, 4, 11, 29, 40, 46, 51, 40, 46, 51। यहाँ पे लिखो तुम बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। ठीक है जी। अब बारंबारता कैसे लिखनी है? संचय बारंबारता देखिए, बारंबारता बनानी पड़ेगी तुम्हें। पहले बारंबारता देता था, संचय बारंबारता बनाते थे। अब संचय बारंबारता देखिए, बारंबारता बनानी है कैसे? तुम 4 का 4 लिख दो। अब मैं 4 में क्या जोड़ूं कि 11 आ जाए? ऐसे तो करते थे, तुम ऐसे करते थे, 4 लिख दिया, 4 में तुम जोड़ते थे कुछ और 11 आ जाता था। 4 में क्या जोड़ूं कि 11 आ जाए? तो 4 में तुम्हें 7 जोड़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा 11 में क्या जोड़ूं कि 29 आ जाए? तो तुम घटा लो ना सीधा। 9 में से गया 8, 2 में से गया 1, 18 जोड़ना पड़ेगा, समझ लो। 29 में क्या जोड़ूं कि 40 आ जाए? ऐसे तो करते थे, 4 7 फिर यहाँ पे 11 में, ठीक है। तो सेम चीज़ है, समझ में आ गई। तुम यहाँ से घटा लो डायरेक्टली। अब 40 में से 29 घटाओ, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 46 में से 40 घटाओ 6, 51 में से 40 घटाओ 5, और 4 और 5, 5 हो गया। ये तुम्हारी बारंबारता बन के तैयार हो गई। बात समझ में आ गई क्या? चलो जी। अब वर्गंताल हो गया, बारंबारता हो गई, संचय बारंबारता हो गई। अब अपन निकाल सकते हैं आपस का माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं? ये जो आया है 51, इसका कर लो हाफ। ये बार जोड़ करके देख लेते हैं, इसका जोड़ 51 नहीं होना चाहिए। 7 और 4 11, 11 11 22, 22 18, 30 और 40, 46 और 5 51, ठीक है। यानी n हो गया जी हमारा 51। तो n/2 क्या हो गया? इसका आधा, यानी 51/2, ये आ गया 25.5। कितना आ गया ये? 25.5, ठीक है। बस समझ में आ गई। चलो अब हम क्या देखते हैं? 25.5, या तो 25.5 या 25.5 से ऊपर हो। 25.5 से ऊपर ये है 29, इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा L, ये हो गया तुम्हारा F, ये हो गया तुम्हारा CF, उनके बीच का गैप हो गया H। तो L हो गया तुम्हारा 145, H हो गया तुम्हारा 5, घटा कर देख लो 5 आएगा, और F हो गया तुम्हारा 18, CF हो गया तुम्हारा 11। तो
हमें निकालना है माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ गुणा में h। तो L क्या है तुम्हारा? L है 145 प्लस में n/2, n का आधा 25.5 माइनस सी एफ क्या है 11 अपॉन में एफ क्या है 18 गुणा में एच क्या है 5। तो ये हो गया तुम्हारा 145 प्लस में 25.5 में से 11 घटा लो तो 5 में से गया 4 और 2 में से गया 1, 14.5 हो गया बटे में 18 गुणा में 5। गलती तो नहीं कर दी अपने ने? देखी जाएगी अब तो। ठीक ही होगा, क्या गलती होगी। अब भाग गुणा करके भाग करनी पड़ेगी तुम्हें, और क्या। 145 प्लस में 114.5 के 5 से गुणा कर लो तो 5 5 25 दो आंसर ऊपर 5 का 20 और 2 22 5 कम 5 और 2 7 72.5 हो गया बटे में 18 है ना। आंसर देखता हूँ कैसे आ रहा है आंसर। एक 149.02 आ रहा है ना, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। तो 18 चौका 72 होता है, 20 चौका 80 ना, 18 चौका 72। हाँ ठीक है, पॉइंट 5 तो जाता नहीं, 18 जीरो 0 50 हो गया, 18 दूनी 36। ठीक है, इस पे जाता। ठीक है, अपना आंसर फिर 145 प्लस 4.02 ये आ गया 149.02। बात समझ आ गई? तो ऐसे करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आइए जी अगले क्वेश्चन पे। ग भाग तो नहीं करना, शुक्र है, वृत्त से संबंधित है। इसका फर्स्ट पार्ट तुमने करा ही दिया। अगर आप 5वें का ये वाला पार्ट देखें तो मैंने करा दिया, गलती से मैं 2-4 मिनट पहले करा चुका हूँ। 2-4 मिनट क्या टाइम हो गया होगा, 10-15 मिनट पहले, वहाँ पे देख लो। आ जाओ जिसका ग भाग पे आ जाओ। क्या बोल रखा है कि अगर बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो पी का मान ज्ञात करो। पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। समांतर चतुर्भुज है, पहले तो समांतर चतुर्भुज बना लो। ये हो गया जी समांतर चतुर्भुज, ऐसे। ठीक है, ए बी सी डी। इसके कोऑर्डिनेट देखें 6,1, यहाँ पर है 8,2, यहाँ पर है भैया 9,4 और यहाँ पे है तुम्हारा P,3। बोल रखा है कि P का मान बताओ। ये समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज में खास बात होती है, इसके जो विकर्ण होते हैं ना, इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या है कि समद्विभाजित का मतलब हो गया जैसे मान लो ये O है, ठीक है, तो जो AO, या फिर आप ऐसे कह लो, इसको अच्छी तरह समझाता हूँ। इसके जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। समद्विभाजित मतलब यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो, मध्य बिंदु पर काटते हैं। मतलब क्या है कि ये जो O पॉइंट है, ये जो O पॉइंट है ना, तो कैसे बताऊँ तुमको, 2 मिनट रुको, पी की वैल्यू बतानी है ना। ठीक है, अभी बात ठीक थी। यानी ये जो O पॉइंट है ये इस AC का भी मध्य बिंदु है और ये जो O पॉइंट है ये इस BD का भी मध्य बिंदु है। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, समझ में आ गई क्या? ठीक है, लिख देते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं कह सकता हूं कि AC का मध्य बिंदु
बराबर होगा बीडी का मध्य बिंदु। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एसी का मध्य बिंदु ना, एसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इनके एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ लो, 6 और 9 जोड़ दो इनको, 6 + 9 और इसका कर दो हाफ, ऐसे समझ में आ गई। ऐसे वाई कोऑर्डिनेट जोड़ लो, 1 और 4, 1 + 4 और इसका कर दो हाफ, हो गया। अच्छा बीडी के मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, इनको जोड़ लो, 8 + पी, 8 + पी और इसका कर दो हाफ, ऐसे इसको जोड़ लो, 2 + 3, 2 + 3 और इसका कर दो हाफ, ठीक है। 6 और 9 कितना हो गया, ये हो गया जी 15/2, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 8 + p/2 और यहाँ पे 5/2, समझ में आ गई। तो इसका मतलब 15/2 इसके बराबर है, कंपेयर करें तो, और 5/2 इसके बराबर है, 5/2 तो 5/2 के बराबर है ही, तो लिख देते हैं। तो 15/2 बराबर है 8 + p/2 के, 2 से 2 कट गया, 8 वहाँ चल गया, तो ये हो गया 15 - 8 बराबर p, 15 में से 8 गया 7, बराबर आ गई p की वैल्यू। देखिए आंसर, ठीक है भैया, कहाँ गलती होगी, ठीक है बिल्कुल सही है, समझ में आ गई। चलो जी ये भी हो गया, चौथे का घ भाग नहीं करना क्योंकि स्टार लगा है। अब आ जाओ छठे क्वेश्चन पे, कितने क्वेश्चन आ गए, 3 तो इसके रह गए और 3, 6 क्वेश्चन रह गए अपने, करा देते हैं जितने होते हैं, करा ही देंगे। पहला क्वेश्चन देखो, छठे का पहला, वीडियो चल भी रही है कि नहीं चल रही, चल रही है, चलो। हाँ जी, अच्छा एक बात बताना, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो जो ये सर्कल बना रखे मैंने, पहले यहाँ पे रेक्टेंगल होता था, अब मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया, तो सर्कल में कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुमको, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ध्यान तुम्हारा भंग हो रहा हो बार बार, ठीक है बताना तुम्हें। चलो जी अगला क्वेश्चन, हमें सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे, मान लेंगे कि परिमेय है, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, जो इसने सिद्ध करने को बोला ना इसका उल्टा मान लो, ठीक है। अब अगर 3√2 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब मैं इसको बटे के रूप में ले सकता हूँ, इसको बराबर ले सकता हूँ a/b, जहाँ पर a और b क्या है, सह अभाज्य हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ठीक है। अब 3 तो एक प्रकार से गुणा में है, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 बराबर a/3b, ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो ये बटे में है ना, तो ये बटे में, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई, अब ये परिमेय संख्या इसके बराबर है, इसका मतलब √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम तो जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। अब ये गलती हुई क्यों, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, इस बात को लिख दो, कह दो a/3b एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अब यह गलती क्यों हुई, यह गलती इसलिए हुई, या फिर कह लो यह विरोधाभास कह लो या गलती कह लो, आपकी मर्जी है, यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी।
अतः अतः मैं क्या कह सकता हूँ कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हमने करना था, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो है ना 4 नंबर क्वेश्चन में √2 को भी दिखाना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अपने टीचर से कंफर्म कीजिएगा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं या फिर जिस ट्यूशन सेंटर पे आप पढ़ते हैं, उनसे पूछिएगा कि सर 4 नंबर के लिए इतना लिखना काफ़ी है क्या? या फिर हमें यहाँ पे ये भी दिखाना पड़ेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। तो अपने टीचर से पूछिएगा, जैसे आपके टीचर का वैसे करिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का भैया अलग हिसाब है ना। यूपी बोर्ड में क्या होता है, यहाँ पे जैसे हरियाणा बोर्ड है, उसमें तो इतना करके दिखाना होता है, चाहे 4 में आ जाए चाहे 2 में आ जाए, इतना करके दिखाना पड़ता है। लेकिन यूपी बोर्ड का अलग हिसाब हो, क्या पता। तो अपने टीचर से कंफर्म कीजिएगा आप। ठीक है, हाँ जी। रूल नहीं आ रहे हैं आपके यूपी बोर्ड के? हाँ जी, ख भाग देखो उसका। बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखा। बहुलक ज्ञात करना है ना, लिख दो, वर्ग अंतराल लिख लो पहले तो। वर्ग अंतराल कितना कितना दे रखा है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। यहाँ लिखो बारंबारता, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। जब बहुलक निकालना हो ना तो उसके अलावा कुछ नहीं बनाते। अभी ऐसा नहीं कि कुछ और टेबल बनानी, नहीं। ठीक है, बहुलक में क्या होता है कि सबसे बड़ा देखते हैं कि कौन सा है। सबसे बड़ा है 12, तो इसको कर लो सिलेक्ट। ये हो गया तुम्हारा F1, ये हो गया तुम्हारा F0, ये हो गया तुम्हारा F2। इसको बोल देते हैं L। बस फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहुलक का फॉर्मूला। ये होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। L कितना है? L है जी 60 प्लस में F1 माइनस F0, 12 में से 10 घटा लो 2, F1 का दूना कर लो, 12 दूनी 24 माइनस F0, F0 कितना है? 10 माइनस F2 कितना है? 6 गुणा में H कितना है? H होता है इनके बीच का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 20 का। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 60 प्लस में 2 की 20 से गुणा कर लो, 20 दूनी 40 बटे में 24 में से 16 घटाओ 8, 8 पंजा 40, ये आ गया तुम्हारा 65। इतनी जल्दी कैसे आ गया? कोई गलती कर दी? नहीं जी, गलती नहीं करी है। हो गया। अब ग भाग आपने करना नहीं है, स्टार लगा हुआ है। और दूसरी बात, घ ये है रचना वाला क्वेश्चन। रचना वाला क्वेश्चन हम नहीं कराते हैं, ठीक है ना। जितने भी चैनल पर कराए रचना वाले क्वेश्चन नहीं कराए। क्यों नहीं कराए? रीज़न है क्योंकि लैपटॉप पे रचना वाला क्वेश्चन नहीं समझाया जाता मुझसे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख लो, है ना। नहीं तो 11 चैप्टर आप कंप्लीट करके जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ 11 चैप्टर में से एनसीईआरटी में से ही आएगा, 12-15 क्वेश्चन है, उसको कर दो। ठीक है ना, पूरा पूरा 11 चैप्टर कर लो। प्लेलिस्ट है पूरे पुराने साल की, पिछले साल की। ठीक है, तो उसको देख लो आप। पसंद में आ गई? अब आ जाओ जी लास्ट क्वेश्चन, सातवां। सातवें का क भाग देखो। ये सातवां क्वेश्चन है। यहाँ पे 7 लिखा नहीं हुआ, गलती से मिट गया होगा। लिखा तो हुआ था लेकिन फोटो में नहीं आया। देखो जी, क्या बोला है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये आपको समीकरण दे रखी है, इसको आपने सोल्व करना। इसको भूल जाइए आप, इसको भूल जाइए, ये कुछ नहीं है इसका मतलब, लेकिन अभी आपके लेवल का नहीं है। ठीक है, लो जी इसको मिटा देते हैं, खाम खा कंफ्यूज करेगा आपको।
इसका मतलब है और समझा भी रखा है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए यार इतना समझ लो काफ़ी है। हाँ जी, तो इस समीकरण को आपने सोल्व करना है ना। कैसे करें? मल्टीप्लाई करो पहले तो 2 की 2x से, 2 दूनी 4x। अच्छा एक बात का ध्यान रखिए, ये जो 2 है ना, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी है, इसके भी 3 के ऊपर वाले से, ठीक है। 2 दूनी 4x, 2 एकम 2, बटे में क्या है x प्लस 3 माइनस, अब यहाँ पर 3 की गुणा कर लो, 3x, 3 तिया 9, बटे में क्या है 2x माइनस का 1 बराबर 5, ऐसे है। अब एलसीएम ले लो इसका, इसके इससे, इसके इससे, इससे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 3, 2x माइनस 1, 4x माइनस 2 की 2x माइनस 1 से करो, 4x माइनस 2 की 2x माइनस 1 से गुणा करनी पड़ेगी, माइनस का निशान, x प्लस 3 की 3x प्लस 9 से करनी पड़ेगी, x प्लस 3 की 3x प्लस 9 से गुणा करनी पड़ेगी, और बराबर है तुम्हारा 5। करो भाई मल्टीप्लाई, स्टार्ट हो जाओ। 4x की 2x से 4 दूनी 8x स्क्वायर, 4x की 1 से 4x से कम, 4x माइनस 2 की 2x से माइनस का 4x माइनस 2 की माइनस 1 से प्लस का 2, है ना, बीच में माइनस का निशान लगाए दो एक बारी, ठीक है। ब्रैकेट लगा देना। अब x की 3x से 3x स्क्वायर, x की 9 से 9x, 3 की 3x से 9x, 3 की 9 से 9 तिया 27, और बटे में क्या है इसके मल्टीप्लाई कर लो, x की 2x से 2x स्क्वायर, x की माइनस 1 से माइनस का 1x प्लस का 6x माइनस का 3 बराबर 5। तो इसको कर लो सोल्व, आएगा 8x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x प्लस का 2, ठीक है, माइनस का निशान लगा दो, 3x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 27, बटे में क्या है, बटे में ये है क्या 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस नहीं -3, माइनस का 3 बराबर क्या है 5, है ना। अब ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 18x माइनस का 27, अरे जो बटे में है ना इसको यहाँ ले जाओ, बराबर 5 दूनी 10x स्क्वायर, 5 5 25x, 5 3 15, ऐसा हो गया। 8x स्क्वायर से 3x स्क्वायर, ये कितना हो गया 5x स्क्वायर हो गया, माइनस का 8x माइनस का 18x माइनस का 24x हो गया, माइनस का 26x हो गया, 2 27 माइनस का 25 हो गया, बराबर क्या है 10x स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 15, यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, और इसको यहाँ ले आओ, तो हो गया 5x स्क्वायर माइनस का 26x माइनस का 25 माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 15 बराबर 0। 5x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर गया, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 26 माइनस का 25 माइनस का 51x, ठीक है, माइनस का 25 प्लस का 15 माइनस का 10x माइनस का 10 हो गया, गलती तो नहीं कर दी हम, बराबर 0। हाँ जी, कोई मिस्टेक लग रही है मुझे तो, देखते हैं चलो, क्योंकि जोड़ने पे 51 आए, गुणा करने पे 50 आए, 5 दाएँ 50 ही होता है, 10 पंजे 50 होता है, 25 दूनी 50 होता है, जोड़ने पे 51 और गुणा करने पे 50 तो आ ही नहीं सकता भाई, कुछ तो गड़बड़ी करती है। चलिए आंसर देखता हूँ एक बारी क्या गड़बड़ी है इसकी। माइनस का 10 और माइनस 1 बटा 5 आया है, देखते हैं। माइनस का 10 और माइनस 1 बटा 5 आया ना,
जोड़ने पे 51 बने, गुणा करने पे 50 बने, ऐसा कोई रकम है? जोड़ने पे तो 51 बने, गुणा करने पे 50 बने, ऐसा कोई हो? या तो कोई मिस्टेक या फिर कोई गलती। चलो चेक करते हैं भैया, करना पड़ेगा वापस से। ठीक है, ये तो सोचो भाई, 50 किस किस पे आता है? 50 से कम 50, अच्छा 50 और 1 हो गया ना। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो एक बार इसमें से, माइनस को वहाँ भेज दो, ये हो जाएगा ऐसे। जोड़े 51 आए, गुणा करे 50 आए, 50 और 1 हो गया, 50 से कम 50, 50 और 1 51, ठीक है। 50x प्लस 1x प्लस 10 बराबर 0। इनमें कॉमन आ गया 5x, यहाँ बच गया x प्लस 10, यहाँ पे भी x प्लस 10 बचना चाहिए। यहाँ पे x है, यहाँ पे 1x है, 1 से गुणा कर दो, फिर ये हो गया 5x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 10 बराबर 0। इसको जब मैं 0 के बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। इसको 0 के बराबर रखूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी -10। यही था हमारा आंसर। ठीक है जी, कर लेंगे। अब आओ जी अगले भाग पे, ख भाग। क्या बोल रखा है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है। कोई भिन्न है, बटे वाली कोई संख्या है ना। जैसे मान लो कोई बटे वाली संख्या है x/y, मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूँ, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, भिन्न के अंश को मान लेते हैं अपन x, भिन्न का हर इसको हमने मान लिया y। अंश तो बोलते हैं इसको ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये अंश हो गया, हर हो गया। अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया। अब बोला कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है। अच्छा, पहली लाइन क्या बोल के है कि भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। तो यहाँ पर अगर मैं हर को y ना मान करके, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, ध्यान से समझो। अंश को मैंने x मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल के कि जो इसका हर है ना, जो इसका हर है वो अंश के दोगुने से, अंश का दोगुना कर दो, 2x से एक अधिक है प्लस 1। समझ गए? अगर अंश x है तो हर ये होगा। y मान के भी कर सकते थे, लेंथी पड़ता, इसलिए मैंने ये मान लिया। अब बोला कि अगर भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग इतना है तो भिन्न का मान ज्ञात करो। मतलब समझो, अगर भिन्न, भिन्न क्या अपनी एक हिसाब से, फिर भिन्न हो गया मानी अंश क्या x और हर क्या हो गया 2x प्लस 1, है ना। ये हमारे भिन्न है। ये भिन्न और इसके उल्टा, व्युत्क्रम ने इसका उल्टा, तो इसका कर दिया उल्टा। भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग, इसका जोड़ दे रखा आपको कितना, ये। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, मिश्रित रूप में है ना, सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। ये दे रखा है, समझ में आई? भिन्न और उसके उल्टे का जोड़ ये दे रखा है, ये होगा फिर x बटे में 2x प्लस 1 प्लस में x 2x प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। इक्की दूनी 42, हाँ 42 में 16 जोड़ दो, 42 10 52, 52 6 58, 58/21 हो गया। हाँ ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो बस, ले लो एलसीएम एलसीएम, इसके इससे गुना, इसके इससे गुना, इसके इससे गुना। तो ये हो जाएगा x के 2x प्लस 1 से कर तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस में x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में इसके इससे करो तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, ए प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं हो गया क्या? तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस में 2ab, 2 दूनी 4x, ये हो गया। करके देख लेना, ये आएगा।
बराबर है 58/21 के। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2x 4x² प्लस x² 5x² प्लस में 4x प्लस में 1 बटे में क्या है 2x² प्लस में x और यहाँ पे क्या है 58/21 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अब तो 21 पंजा कितना होता है 105, 20 पंजा 100, 21 पंजा 105x² प्लस में 21 चौका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84x 21 एकम 21 बराबर 58 की 2 से कर लो। 58 दूनी 6 दूनी 12 यानी कि 116। 58 दूनी 116x²। हाँ, 58 की x से कर लो 58x है ना। अब इसको सोल्व कर लो। एक काम करते हैं, इसको वहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, इसको भी वहाँ ले जाता हूँ, इसको भी वहाँ ले जाता हूँ। तो 116x² माइनस का 105x² हो गया प्लस में 58x माइनस का 84x हो गया माइनस का 21 हो गया। तो 116x² में से 105x² घटा लो। 105 115 10 और 11 11x² हो गया। 58 में से 84 घटा लो। 14 में से 8 गया 6, 7 में से 5 गया 2 माइनस 21 बराबर 0। अब इसको सोल्व करना है। दो अंक ऐसे ढूंढना है जिसको जोड़ने पे 26 आता हो, गुणा करने पे 21 11 जा ये आता है। 21 11 कितना होता है 231 होता है। जोड़ने पे तो 26 आता हो, ठीक है, और गुणा करने पे 231 आता हो। अब ऐसे नंबर कौन से ढूंढूं मैं। जोड़ने पे 26 आए, गुणा करने पे 231 आए। 231 किस पे आता है 21 और 11 पे आता है, और भी आता होगा। 231 किस पे आता है, फैक्टर कर लो 231 के। 3 7 21 2 बच गया, 3 7 21 7 11 11 1 11 33 33 और 7 ले लो। 33 में से 7 घटाओ 26 आएगा, 33 के 7 से गुणा करो 231 आ जाएगा। यानी हो जाएगा 33x² माइनस का 11x² माइनस का 33x प्लस का 7x करोगे तो ये आएगा ना माइनस 21 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आएगा 11x, यहाँ पे बच गया x माइनस 3, यहाँ पे भी x माइनस 3 बचेगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे 7x है, तो 7 से गुणा कर दो। ये हो गया तुम्हारा 11x प्लस 7 और ये हो गया तुम्हारा x माइनस 3 बराबर 0। तो जब तुम इसको 0 के बराबर रखोगे, 11x प्लस 7 को 0 के बराबर रखोगे, सोल्व करने पे x की वैल्यू आ गई माइनस का 7 बटा 11 और इसी तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसको जब तुम रखोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, दे नहीं रखा क्या। अच्छा ठीक है ठीक है, 3/7 आ गया भिन्न। 2 मिनट रुको। हाँ ठीक है, एक्स के लिए 3 एक्स के लिए नेगेटिव नहीं हो सकती होंगी ना, क्यों नहीं हो सकती, रीजन देते हैं इसका। किसी भिन्न का हर उसके अंश से के दुगने से 1 अधिक है। एक्स के लिए -7/11 क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है भैया, नहीं हो सकती क्योंकि ये तो खुद ही वो बन गया ना, समझो। -7/11 क्यों नहीं हो पाती होगी, क्योंकि ये खुद ही भिन्न बन गया, ठीक है ना। तो एक्स के लिए क्या होगी 3 होगी। लिख देते हैं एक्स का मान -7/11 नहीं हो सकता, तो एक्स के लिए क्या होगी 3, एक्स के लिए 3 होगी तो आप इसके अंदर रख देते हैं। अंश कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, समझ में आ गई। अतः भिन्न का अंश ये तो हो गया जी 3 और भिन्न का हर ये हो गया 3 दूनी 6 और 1 7, समझ में आ गई। इसके अंदर रख दिया मैंने, ये रहा 3 दूनी 6 और 1 7। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया, सिंपल। अब आओ जी अगला क्वेश्चन पे, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ख भाग इसका। ये तो आपका अथवा में है ना, अथवा की बात नहीं है, ये स्टार लगा हुआ है ना, तो ये नहीं करना आपको, ये करते हैं। देखो जी,
बोल क्या है कि एक बहुमंजिला भवन है, उसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब समझो, एक बहुमंजिला भवन है भैया, एक भवन है, मान लो ये भवन है, ये है ए, ये है बी, ठीक है। इसके शिखर से देखने पर, इसके शिखर से हम देख रहे हैं, इसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक 8 मीटर ऊंचा भवन है कोई। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि ये छोटा होगा इससे? तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अवनमन कोण बन रहा है। जब मैं इसको, इसके शिखर को देख रहा हूँ तब भी अवनमन कोण बन रहा है, इसके तल को देख रहा हूँ तब भी अवनमन कोण ही बन रहा है। तो इसका मतलब नीचे पाएगा ना। अगर ये बोलता कि इसके शिखर को देख रहा हूँ तो उन्नयन कोण बन रहा है, तो ऊंचा होता है ना। समझ रहे हो, दोनों में ही अवनमन बन रहा है तो छोटा ही होगा, obvious सी बात है। ठीक है भाई, अवनमन कोण बन रहा है 345। मतलब समझो, ये कोण तो 30 का है, ये 30 का है, तो यहाँ पर जो कोण बने इसको मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, अब समझ में आएगा। इसको ऐसे मिला देते हैं, तो अगर ये कोण 30 का है तो ये कोण भी कितने का होगा? 30 का होगा। और ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये बन रहा है 45 का, ये 45 का है, तो ये वाला कोण कितने का होगा? 45 का। समझ में आ गई? बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी आपको एक प्रकार से इसकी ऊंचाई ए बी पूरा बताना है और इनके दोनों के बीच की दूरी बी डी बताना है। कैसे बताएंगे? देखो ये 8 मीटर है ना, तो इसका मतलब ये भी 8 मीटर होगा। कितना? ई बी, ठीक है। अब अगर मुझे कैसे ना कैसे करके ए ई पता चल जाए, इसको एक काम करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, है ना। तो अगर मुझे कैसे ना कैसे करके एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इस पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई पता कर सकता हूँ। 8 में एक्स जोड़ दूंगा ना, ठीक है। तो मुझे अल्टीमेट एम क्या है कि भैया एक्स की वैल्यू पता चल जाए। किसकी वैल्यू पता चल जाए? एक्स की। अब इस एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे वो समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बन रही है, दो राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है भैया। एक तो बन रही है ये वाली जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, बड़ी वाली, और एक बन रही है छोटी वाली, ये छोटी वाली, ये वाली। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी त्रिकोणमिति का सवाल हल करो और उसके अंदर दो त्रिभुज बन जाएं, जैसे इसके अंदर बन रही है, तो तुम क्या करोगे? जो उन दोनों त्रिभुजों में कॉमन साइड है, जो उन दोनों त्रिभुजों की कॉमन साइड है उसको निकालोगे, उसको निकालोगे। तो एक तो साइड ये बन रही है, एक तो ट्रायंगल ये बन रही है ना, और एक ट्रायंगल ये बन रही है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे ये बताओ कि कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब कि ऐसी कौन सी साइड है जो दोनों में बराबर आएगी? तो आप कह सकते हो सर बी डी, क्योंकि जो बी डी की लेंथ होगी और जो ई सी की लेंथ होगी बराबर होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज का बी डी निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का ई सी निकाल लेंगे। समझ में आ गई? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, माना ए ई, मैंने ए ई को एक्स मीटर माना है ना, लिख देते हैं। अब लेते हैं दोनों ट्रायंगल। सबसे पहले मैं छोटी ले रहा हूँ, त्रिभुज ए ई सी में छोटी वाली ले ली, ऊपर वाली, ठीक है। तो लंब एक प्रकार से मुझे दिया ही हुआ है, मान रखा है बेशक, लेकिन दे रखा है ना एक प्रकार से। लंब बटा आधार क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। कितने डिग्री? 30 डिग्री। लंब एक्स मानना है, आधार क्या है? ई सी है ना, बराबर टेंजेंट 30 पे कितना होता है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो गया x√3 बराबर ई सी। यहाँ तो बात समझ में आ गई। चलो जी, अब ले लो बड़ी ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में सेम इसमें भी ऐसे ही, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है टेंजेंट। टेंजेंट कितने डिग्री है? 45 डिग्री है। लंब कितना है? लंब है जी तुम्हारा x+8, लंब तो पूरा हो गया ना x+8। आधार, आधार है जी बी डी, बराबर टेंजेंट 45 पे होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x+8 बराबर आ गया बी डी के। अब ई सी और बी डी की लेंथ क्या है? बराबर है। ई सी और बी डी की लेंथ क्या है? बराबर है, लिख दो। तो ई सी और बी डी की लेंथ बराबर है, रीजन लिख देना आकृति से, ठीक है। वैसे इसका रीजन प्रॉपर भी होता है, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो ई सी अपना x√3 और बी डी अपना x+8, x को वहाँ फेंक दो, ये हो गया तुम्हारा x√3 माइनस का x बराबर 8। इन दोनों में से कॉमन आ गया x, यहाँ पे बच गया तुम्हारा √3 माइनस का 1 बराबर
8। √3 - 1 गुणा में है, यहाँ पे जाकर के भाग में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 8/√3 - 1। ये तुम्हारी x की वैल्यू हो गई। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारी क्या होगी, x की वैल्यू। इसको मैं चाहे तो हर का प्रमेयकरण कर ही देते हैं, यहाँ पे हर का प्रमेयकरण कर दो, ठीक है ना। हर का क्या कर दो, प्रमेयकरण, यानी x की वैल्यू हो गई 8/√3 - 1 गुणा में √3 + 1। हर का प्रमेयकरण ऐसे करते हैं ना, तो हो गया 8 × √3 + 1 बटे में a - b a + b a² - b²। √3 का स्क्वायर 3, 3 में से क्या 2, तो हो गया ये क्या आ गई आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, थोड़ी सी जगह नहीं बची, ध्यान से समझना। ये x की वैल्यू आ गई ना। अब तुम्हें निकालना है ए बी, यहाँ लिख दो, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी है जी 8 + x, 8 + x, तो 8 + x की वैल्यू कितनी आई है, ये 4 × √3 + 1, है ना। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पे ये बचेगा √3 + 1। तो एक बार से हो गया 4 × 2 और 1 3 + √3, मीटर लगा देना। तो ए बी की वैल्यू हो गई। अब ऐसे तुम्हें बी डी की निकालनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा जगह नहीं बची भाई, नहीं तो मैं लिख देता। बी डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके अंदर रख दो। बी डी की वैल्यू है x + 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, ये ऐसे इसमें कर लो, 4 × √3 + 1 + 8, ये हो जाएगा बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4, यहाँ पे बच गया √3 + 1 + 2, 2 इसलिए ना, यह 4 कॉमन ले गया तो 4 दूनी 8 हो गया, ये होगा 4 × √3 + 3। बस समझ में आ गया, क्या दोनों सेम ही आए हैं, ए बी और बी डी बराबर ही हैं। चलो ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। मैच करते हैं, हाँ ठीक है। तो ऐसे हमने इस पेपर को सॉल्व कर लिया, कंप्लीट हो गया हमारे 2020 के पेपर सारे के सारे। 2019 के रह गए, 2019 के 7 सेट हैं, है ना। इसके भी 7 ही सेट थे, पता नहीं एक सेट मेरे पास है नहीं, तो 2019 के रह गए। कल से 2019 के स्टार्ट कर देंगे, 7 के 7 सेट अपन ख़त्म कर लेंगे। तो कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।